टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मल आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको हम फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं, सेपरेटली भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। अगर जस्ट लिखा है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखें, देन भी आप यही लिखेंगे आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस। कोर्स आउटलाइन है हमारे लेक्चर की, जिसमें हम सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है उसको डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, explanation of adiabatic process, example of adiabatic process, Boyle's law equation and reference book। तो आइसोथर्मल हमारे पास प्रोसेस कौन सा होता है, इसको आप देख ले। सबसे पहले आइसो मीन, पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, आइसो का मतलब क्या है। आइसो मीन सेम या कांस्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और थर्मल मीन हीट यानी कि टेम्परेचर। फर्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट अकर। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, ट्रांसफर होगी हीट की। ठीक है, द प्रेशर इज मोर एट अ गिवन वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम दिया जाए उससे प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर जो होगा वो रिमेन्स कांस्टेंट कांस्टेंट होगा। जैसे आइसोथर्मल का मतलब होता है आइसो में सेम, थर्मल में टेम्परेचर। तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, हीट ट्रांसफर होगी और प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। It can be added or released to the system just to keep the same temperature। हीट सिस्टम में ऐड भी हो सकती है, सिस्टम से रिलीज भी कर सकती है, यानी कि इन भी हो सकती है, आउट भी हो सकती है टू द सिस्टम, जस्ट टू कीप द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि हीट अगर वहाँ से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हीट वहाँ से रिलीज कर जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो हीट जो है वो ऐड हो जाएगी, तो वो सेम रहेगा प्रोसेस में। ट्रांसफॉर्मेशन इज स्लो। इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन स्लो, ये प्रोसेस जो है होगा स्लोली होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है आइसोथर्मल। जब भी आपको इस तरह से आइसोथर्मल चाहिए तो इसका मतलब आइसो मीन सेम, थर्मल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास प्रोसेस है वो, उसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि सेम रहता है। अगर हम कंप्रेशन या एक्सपेंशन कोई भी प्रोसेस जो है वो कोई भी अप्लाई करते हैं इस तरह से, तो लेकिन उसमें हमारी जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। इट इज द प्रोसेस which is carried out at constant temperature and hence the condition for the application of Boyle's law on the gas is fulfilled. Therefore, when gas expands or compresses isothermally, the product, its pressure and volume, the process remains constant। अब इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास जो प्रोसेस है इसको हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं। ठीक है, सेकंड, ये कंडीशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमारे पास होता है P is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ ऑन द गैस इज फुलफिल, वो फुलफिल करता है कैसे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि अगर हमारे पास वॉल्यूम कम होगा किसी सिस्टम का तो प्रेशर उस सिस्टम का ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम का ज़्यादा होगा, तो ये ऑपोजिट रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और सेकंड, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि ये जो हमारा प्रोसेस है ये प्रेशर और वॉल्यूम का सारा काम है, वो इक्वल टू कांस्टेंट के होता है। गैस एक्सपैंड्स और कंप्रेस। एक्सपैंड का मतलब कि आपके पास एक सिलेंडर है, ये आपके पास यहाँ पे इसमें गैस है। ठीक है, ये एक आपके पास और सिलेंडर है, तो यहाँ पे गैस है, ये गैस
वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर गया, यहाँ पे आपकी गैस जो है वो एक्सपेंड। और अगर फिर से हम इसको कंप्रेस कर दें, ऊपर से प्रेस कर दें तो पिस्टन लगा इसके थ्रू, तो ये कंप्रेस हो, ठीक है। इस तरह से ये गैस एक्सपेंड और कंप्रेस करेगी आइसोथर्मली, यानी कि स्लोली एट सेम टेम्परेचर। अगर आप ये देखिए ये ज़्यादा हो गया, अगर इसमें टेम्परेचर हीट जो है वो इन करेंगे तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आउट करेंगे तो कम भी हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर इनका सेम रहेगा। एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, दोनों चीज़ों की बात की जा रही है। अगर एक टर्म को हम देखेंगे वो इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज करेगी, लेकिन आप यहाँ पी को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, पी भी इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट को अगर हम देखेंगे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। if P1 V1 are initial pressure and volume, whereas P2 V2 are pressure and volume respectively, ये सेकंड आपके पास ये इनिशियल है, ये अगर आप फाइनल ले लें, आफ्टर द आइसोथर्मल चेंजेस टेक प्लेस, ये कुछ आपने पहले आपके पास P1 वॉल्यूम था, प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1, ठीक है। जैसे ये सिलेंडर है, आप इसी को ले लें कि यहाँ पर आपके पास प्रेशर जो है वो P1 है, वॉल्यूम V1, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया, ठीक है, हीट प्रोवाइड की तो ये एक्सपेंड हो गया, ठीक है। तो इसका प्रेशर क्या हो गया, P2, ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो गया, V, क्योंकि चेंज आ गई ना प्रेशर और वॉल्यूम। तो ये एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली आफ्टर द आइसोथर्मल चेंजेस टेक प्लेस। अब नेक्स्ट, ये आपके पास एक डायग्राम है इसकी, एक्सपेंशन की, कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपके पास ए पॉइंट को आप स्टार्टिंग ले रहे हैं, P1 है प्रेशर आपका, वॉल्यूम V1 है, तो यहाँ पे एक्सपैंड अगर कर रहा है तो एक्सपैंड करने से मैंने आपको बताया एक चीज़ अगर ज़्यादा होगी दूसरी कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए पहले आपके पास ये सिलेंडर था, यहाँ पे P1 P1, फिर आपका ये एक्सपैंड कर गया, अगर आपने हीट प्रोवाइड किया है तो आपका ये एक्सपैंड कर गया। जब एक्सपैंड कर जाएगा तो प्रेशर मालिक्यूल, जो गैस के मालिक्यूल्स हैं इस सिलेंडर के अंदर, वो पहले कंप्रेस फॉर्म में थे, ठीक है। जैसे ही आपने उनको हीट प्रोवाइड की, उस पर कोई आइसोथर्मल चेंज की या हीट ट्रांसफर करवाई, तो वो क्या हुआ, एक्सपेंड कर देगा, तो प्रेशर आपके पास P2 वॉल्यूम V2 हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने रिलेशन आपको बताया P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, इसमें प्रेशर उसका डिक्रीज कर देगा, ज़्यादा खुली जगह होगी, ठीक है, गैस के मालिक्यूल्स उतने ही हैं, तो उनका प्रेशर आपस में क्या हो जाएगा, कम, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर गया। तो इस तरह से एक्सपेंशन का ग्राफ आएगा। ये आपके पहले प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे आप वाई एक्सिस पर प्रेशर ले रहे हैं, यहाँ पे अगर आप स्केल दें 1 2 3 4 एंड 5 आपके पास अगर प्रेशर है, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम जो है, यहाँ से अगर ये 0 है तो आप यहाँ पे सपोज करें 1 है, ठीक है। तो 1 आपके पास क्या है, 5। अब जब आपने उसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन हुई है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर गया, और प्रेशर क्या है, 1 पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सपेंशन होगी आइसोथर्मल, ये थ्रो क्लासेस है, ठीक है। इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, potential energy associated with its molecules is zero, ठीक है। Hence the internal energy of an ideal gas depends only on its temperature। अब यहाँ पे जो उसके मालिक्यूल्स की पोजीशन है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, मालिक्यूल्स के सिस्टम के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। अगर आइडियल गैस हो, इन केस ऑफ आइडियल गैस, तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी मालिक्यूल्स की एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही है, वो जीरो है, क्योंकि अगर ये इस जगह पे चला जाता है दूसरा मालिक्यूल, दूसरा उसकी जगह रहेंगे वो सिस्टम के अंदर, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है, आइडियल गैस पे किस पे डिपेंड करेगी, जस्ट उसके टेम्परेचर पे, ठीक है। अब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है कि टेम्परेचर के साथ रिलेट, ये जब मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसमें बताया था कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे वही प्रोसेस है कि टेम्परेचर आपका रिमेन कांस्टेंट रह रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन हो तो फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी।
लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए वो भी इंटरनल एनर्जी भी जो है वो कांस्टेंट होगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगी, या फिर उसकी जो एनर्जी है वो इक्वल टू जीरो है। फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन, विच इन दिस केस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, हमने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, देयरफॉर डेल्टा यू विच इज इक्वल टू जीरो, इसलिए जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी वो भी इक्वल टू जीरो। यानी कि अभी मैं आपको जैसे बता रही थी कि इंटरनल एनर्जी रिलेट करती है टेम्परेचर के साथ, यू इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इक्वल टू जीरो कांस्टेंट। हेंस द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिड्यूस टू, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या था जी स्टूडेंट, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था वो था Q इज इक्वल टू डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W वर्क डन। तो ये आपके पास था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इस प्रोसेस में देखें जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें हमारे पास डेल्टा U क्या है, इक्वल टू जीरो है, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर चेंज होगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, देन उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी। बिकॉज इंटरनल एनर्जी की हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि जो आपके पास सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है आपके पास, उसमें जितनी भी एनर्जीज होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उनका सम जो होगा वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है। तो अब वो इंटरनल एनर्जी चेंज करती है जस्ट टेम्परेचर के चेंज होने से, टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी। अब इस प्रोसेस में हमारे पास टेम्परेचर जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए इंटरनल एनर्जी भी क्या है, जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिड्यूस हो जाएगा किस फॉर्म में, ये आपके पास जीरो आ गया, तो क्यू जो हीट है वो इक्वल आ जाएगी टोटल उसके वर्क डन के इक्वल आ जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस में जो है चेंज हो जाएगा, इस तरह से उसकी फॉर्म बन। दस इफ गैस एक्सपेंड एंड डज एक्सटर्नल वर्क, अगर गैस एक्सपेंड कर रही है और एक्सटर्नल वर्क कर रही है जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं, एंड अमाउंट ऑफ हीट क्यू हैज़ टू बी सप्लाइड, अगर अमाउंट ऑफ हीट क्यू जो है वो उसको सप्लाई की जा रही है टू द गैस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आइसोथर्मल चेंजेस, और हीट की अमाउंट उसको प्रोवाइड की जा रही है ताकि वो गैस में चेंजेस आए, प्रोड्यूस हो आइसोथर्मल चेंजेस, यानी कि आइसोथर्मल की वजह से जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें जो चेंजेस आ रही हैं प्रेशर या वॉल्यूम में, उसको हम देखने के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं, जो अभी सिलेंडर्स के थ्रू मैंने आपको शो किया उसी को ये वर्ड की फॉर्म में लिखा होगा। सिंस ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रिक्वायर्स टाइम, अब ये आपको पता है कि अगर हीट को हमने ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, हैंस टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट, तो इसके लिए जो टेम्परेचर ऑफ द गैस होगा उसको कांस्टेंट रखते हैं। अब आपको स्टार्टिंग में मैंने इसका बताया था टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस होता है, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो हमारे पास डिग्री ऑफ मेजरमेंट्स होती है, कोल्डनेस और हॉटनेस की, कि कोई बॉडी कितनी गर्म या ठंडी है उसकी जो डिग्री होती है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि इसको हम मेजर करते हैं। जो हीट होती है वो एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन वो टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस आता है। अब ये अगर आपके पास कोई लेट्स सपोज वुडन की एक स्टिक है आपके पास, तो यहाँ पे आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस हैंड में आपने पकड़ी हुई, तो यहाँ से यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी, जब आपको यहाँ पे भी जो है वो हॉट जो है ये वुडन बॉक्स में जो स्टिक है वो फील होगी, तो उसको टाइम लगता है हीट को ट्रांसफर होने से वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो नेक्स्ट हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहाँ पे जो एडियाबैटिक का मतलब यहाँ पे हीट जो है कांस्टेंट है, ठीक है, इस प्रोसेस में Q जो है remain constant सेम होगा, ठीक है। इनके नाम से आपने याद करना है कि आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर सेम रहेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट हमारे पास सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके पॉइंट्स देखते हैं। नो ट्रांसफर ऑफ हीट अकर, ठीक है, उसमें हीट ट्रांसफर हो रही थी लेकिन इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी बिकॉज हीट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। द प्रेशर इज लेस एट द गिवन, जो वॉल्यूम दिया जाएगा प्रेशर उसमें लेस होगा। द टेम्परेचर चेंज ड्यू टू इंटरनल सिस्टम वेरिएशन, कि जो सिस्टम के अंदर चेंजेस आएंगी उसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर नहीं ना,
तो अगर टेम्परेचर सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर चेंजेस की वजह से। देयर इज़ नो एडिशन ऑफ हीट, नो हीट, इस सिस्टम में ना तो हीट ऐड होगी और ना ही रिलीज होगी, ना इन होगी ना आउट होगी। मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट मैटर हेयर। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर को हम ज़्यादा नहीं देखते, इसमें हीट को है, हीट का प्रोसेस की हीट जो है आपके पास वो सेम रहती है, ठीक है, ना तो ऐड होती है और ना ही रिलीज होती है। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो हीट से रिलेटेड हम इसको देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि हीट किस तरह से कांस्टेंट रहती है। जो हमारे पास आइसोथर्मल था उसमें हमने टेम्परेचर को देखा था। द ट्रांसफॉर्मेशन इज फास्ट, ये एक क्विक प्रोसेस है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है बहुत जल्दी होता है, ये क्विक प्रोसेस है। फास्ट मीन क्विक प्रोसेस है। लेकिन जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस था वो स्लो प्रोसेस था। इस तरह से आप इन दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी, एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज द वन इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एंटर भी नहीं होती और लीव करती है। देयरफॉर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, इसलिए वो कांस्टेंट रहती है। इसको हम लिखते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। यानी कि आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, पहले उसकी इक्वेशन लिखेंगे आप, देन ये इक्वेशन लिखेंगे। इस तरह से आपको जो है वो प्रोसेस की वजह से आप उसको रिड्यूस करके उसकी फॉर्म को लिख सकते हैं। अगर एमसीक्यूज में भी आए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है या आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो आपको इस इक्वेशन को रटा लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन आपने याद करनी है दोनों में, और सेकंड आपने प्रोसेस से देख लेना है कि इसमें क्या चीज़ जो है वो जीरो हो है, हमारे पास कांस्टेंट रह रही है, वो चीज़ जीरो हो जाएगी, बाकी जो है आपके पास उसकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म हो जाएगी। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये आपके पास था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे हम हीट की बात कर रहे हैं कि हीट जो है वो ना एंटर हो रही है ना लीव कर रही है। तो हीट आपके पास क्या है, जीरो, विच इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब अगर आप W को इसी साइड पे रहने दें, डेल्टा U को दूसरी साइड पे ले जाए, तो यहाँ पे वो ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, ये आपके पास रिड्यूस होकर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फॉर्म आ जाएगी। दस इफ द गैस एक्सपेंड्स एंड डज एक्सटर्नल वर्क, सिमिलरली जैसे उसमें हमने लास्ट में कहा इट इज डन एट द expense of the expand, यहाँ पे लिख लेंगे, of the internal energy of its molecules and hence the temperature of the gas part। इसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा और इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो इक्वल टू जीरो होगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। क्योंकि इसमें टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज, कि अगर आपके पास ये सिलेंडर है, इसकी ये जो वाल्स बनाई जाती हैं उसमें हम हीट उसको प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। इसकी ये जो वाल्स डिज़ाइन की जाती हैं, ये आइसोलेटेड वाल्स जो है डिज़ाइन होती है। आइसोलेटेड में कि जैसे आप कह लें में कि यहाँ से ना तो इस सिस्टम के अंदर ये इस तरह से वाल्स बनाई गई हैं कि इस सिस्टम के से ना तो बाहर में हीट आ सकती है, क्यों, और ना ही बाहर से अंदर जा सकती है। जो भी होना है इस सिलेंडर के अंदर ही होगा। ये इसके ऊपर पिस्टन लगा, इस सिलेंडर के अंदर ही प्रोसेस होगा, इससे बाहर हीट रिलीज नहीं होगा, ठीक है, ना ही बाहर से अंदर। अब चेंजेस फिर किस वजह से आएंगी, हीट हमको प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन टेम्परेचर किस तरह से चेंज होगा, वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन से। कि जब आप इसको पिस्टन को प्रेस करेंगे, ये कंप्रेस हो जाएगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, उनके टेम्परेचर में चेंज आ जाएगी, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और इंटरनल एनर्जी चेंज होगी इसमें उसके टेम्परेचर में भी चेंज आएगी। और इसी तरह से जब आप इसको रिलीज करेंगे पिस्टन को, ठीक है, रिलैक्स करेंगे इसको थोड़ा सा, तो ये एक्सपैंड कर जाएगी, तो देन भी उसमें चेंजेस आ जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस होगा, लेकिन बाहर से कोई भी हीट इस प्रोसेस में नहीं जाएगी और ना ही अंदर से बाहर आएगी। एक्सपेंशन और कंप्रेशन से आप इस प्रोसेस को जो है करते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्सली एन एडियाबैटिक प्रोसेस, compression causes the temperature of the gas to rise because the work done on the gas। एडियाबैटिक कहते हैं इसके ऑपोजिटली हम क्या करते हैं, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन होती हैं जो कि टेम्परेचर की वजह से काज होती हैं, बिकॉज द वर्क इज डन ऑन द गैस, क्योंकि हम इस पर वर्क डन करते हैं। वर्क डन हम किस तरह से करते हैं, पिस्टन को कंप्रेस करके,
ठीक है, उसको रिलैक्स करके उस पर हम वर्क डन करते हैं, जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आते हैं। एडियाबैटिक चेंज अकर्स व्हेन द गैस एक्सपैंड और इट्स कंप्रेस। ये एडियाबैटिक चेंजेस कब आती हैं, यानी कि हीट जो है वो जीरो हो जाती है एडियाबैटिक प्रोसेस में, लेकिन उसमें चेंज किस तरह से आ रही है, वो एक्सपैंड या कंप्रेस करने से गैस रैपिडली, यानी कि ये मैंने आपको बताया क्विक प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, इसलिए तेजी से उसमें जो चेंज आती है। पार्टिकुलरली व्हेन गैस इज कंटेन्ड इन एन आइसोलेटेड सिलेंडर। और ये खासतौर पर कब होता है, जब हम किसी गैस को कंटेनर में लेते हैं, किसी सिलेंडर में लेते हैं, कंटेन करते हैं, लेकिन वो सिलेंडर जो है वो इंसुलेटेड होता है, यानी कि उसकी जो वाल्स है वो इस तरह की होती है जिस जो को ना महसूस करे, ना ना अंदर से बाहर आने दे, ना बाहर से जाने दे। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ये देखें, द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ ब्रस्ट टायर। ठीक है, एस्केप का मतलब मैंने आपको बताया था, जब एस्केप प्लास्टिक से निकलना, रैपिडली तेजी से किसी चीज का वहां निकलना। रैपिड एस्केप ऑफ एयर, हवा का तेजी से निकल फ्रॉम अ ब्रस्ट टायर, अगर कोई टायर जो इस तरह से चलता है कौन से वहां से जो है वो एस्केप करती है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल। द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच अ साउंड वेव इज पासिंग। ठीक है, अब ये एक और एग्जांपल इसकी है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन की एयर की, जब साउंड वेव जो है वो पास करती है वहां से, तो फौरन से वहां पे चेंज आती है कंप्रेशन या एक्सपेंशन की। क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमोसफियर, ये जो आपके पास क्लाउड फॉर्मेशन होती है एटमोसफियर में, फिजा में, बात जो भी फॉर्मेशन है बनते हैं किस तरह से, इस एडियाबैटिक प्रोसेस की जो है एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास है बॉयल्स लॉ इक्वेशन। As the temperature of the gas does not remain constant, so it has been seen that टेम्परेचर गैस का चेंज नहीं होता, जो आपको फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बॉयल्स लॉ की एक्चुअली में फॉर्म होती है P is inversely proportional to 1 over V। ये इसकी फार्मूला है, इससे आप बॉयल्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज देन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, ये इस तरह से भी डेफिनेशन कर सकते हैं। सेकंड, ये इसकी इक्वेशंस हैं, पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये जो गैमा है ये एक रेशियो होती है, ठीक है, जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ये V1 होता है, ठीक है, लेकिन जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें हम इसको गैमा से रिप्लेस कर देते हैं, ये 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये गैमा करते हैं यहाँ पे, लेकिन उसमें हमारे पास वो 1 होता है। क्यों 1 होता है यहाँ पे, ये गैमा जो है वो किसके इक्वल है, सी पी ओवर सी। ये एक स्पेसिफिक हीट जो है उसकी रेशियो है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो छोटा सा मोलर स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट, ठीक है, इसकी रेशियो का कांस्टेंट होता है, वेयर गामा इज द रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये देखें, ये अगर आप इक्वेशन याद रखते हैं तो आप इसको इजीली लिख लेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, पी प्रेशर को डिनोट कर रहा है, वी वॉल्यूम को। तो ये जो आपकी 3 लाइंस हैं इसको आप इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस में भी लिख सकते हैं। द क्योर रिप्रेजेंटिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एन एडियाबैटिक। तो ये जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये एडियाबैटिक बॉयल्स लॉ इक्वेशंस भी इसको कहते हैं, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। सेकंड, अगर आपके पास वॉल्यूम प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, ठीक है, ये सिलेंडर का फर्स्ट में, फिर सेकंड में P2 V2 बन जाता है आपके पास, तो ये आप अगर इस इक्वेशन को अप्लाई करें तो ये इक्वल टू कांस्टेंट है, और ये भी आपके पास दोनों क्या होंगे, इक्वल टू कांस्टेंट होंगे। अगर आप इसको इक्वेशन 1 एंड 2 कह दें, इक्वेशन 1 है ये आपके पास और इक्वेशन 2 है, तो फिर आप इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को, दोनों इक्वल टू कांस्टेंट है, तो फिर आपके पास इक्वेशन जो मॉडिफाई होके फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी P1 V1 विच इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा मेन, बस जस्ट इन 1 लाइन्स आप कह सकते हैं डिफरेंस है, देखा हम लोगों ने आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में डिफरेंस क्या है।
उसमें आप देखें कि ये आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है फर्स्ट में, कि एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ चेंज ऑफ सिस्टम इन विच द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, इसका मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन दैट अकर्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। और मैटर बिटवीन अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में और थर्मोडाइनमिक सिस्टम में ना तो हीट ट्रांसफर होगी ना गेन होगी, ठीक है। यानी कि हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ना इन होगी ना आउट होगी, नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये इसकी एग्जांपल्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे आप इन टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर भी आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो, कोई पॉइंट पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।